हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आइए अपने चैनल ड्रीम ऑफ भारत में आपका मैं स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, इसके पहले आपने जो वीडियो देखा था उसमें आपने यही देखा था कि हम इतिहास जैसे इतने बड़े विषयों पर समझ कैसे विकसित करें। जी हाँ, तो इतिहास जैसे इतने बड़े विषयों पर समझ कैसे विकसित करने के लिए मैं इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया हूँ, उसको ज़रूर आप देखिएगा। और उसमें मैंने ढेर सारे दिशा निर्देश भी दिए। उन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जो पहले से यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि संपूर्ण इतिहास पर अगर आपको समझ विकसित करनी है तो कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें से मैंने कुछ बातों पर चर्चा कर दिया था और कुछ बातें में मैंने कहा था कुछ अन्य बातें और भी हैं जिसको मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगा। तो आइए वो अन्य बातें कौन कौन सी हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वह अन्य बातें कौन कौन सी हैं मित्र, जो इतिहास जैसे बड़े विषयों पर समझ विकसित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। वो कौन कौन सी बातें होती हैं उस चीज़ पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं। देखिए मित्र, अन्य बातें पे और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़ अन्य बातें में हम ये चर्चा करेंगे कि हम इतिहास को पढ़ते समय शासक को केंद्र में रखें। जी हाँ, इतिहास को पढ़ते समय हम शासक को केंद्र में रखें। इसका क्या मतलब है अभी हम समझाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं जाइएगा मत, मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। दूसरा, इतिहास को पर समझ विकसित करने के लिए केंद्र में हम स्थान को रखें। हाँ, केंद्र में स्थान को रखें। दूसरा ये हो गया। और तीसरा, इतिहास मित्र न केवल क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने का विषय है बल्कि इतिहास परिवर्तन का विषय है। इसलिए आप उन बिंदुओं को भी ध्यान में रखिए जब भारत में विदेशी आक्रमण हुए। उन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होगा जब भारत में विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, उन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा जब भारत में विदेशी आक्रमण हुए। ये वो तीन मुख्य बातें हैं जो आपको आज एक नया वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, पहला भी वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि ये। और किसके संदर्भ पे? संपूर्ण मौखिक इतिहास पर समझ विकसित करने के लिए पहला वीडियो और प्लस दूसरा। और दूसरे में ये मुख्य रूप से बातें हैं, अन्य बातें में जिस पर आज चर्चा होने वाली है। इतिहास में पढ़ते समय शासकों के केंद्र में रखें। इसका क्या मतलब? तो इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका यही मतलब है कि अगर आप शासक को ध्यान में रखेंगे, केंद्र में शासक का मतलब यहाँ पे क्या? केंद्र में शासक का मतलब ये कि भारत में
शासकों के दो तरीके के शासक हैं, यानी भारत में शासन व्यवस्था को ध्यान में रखें। भारत में शासन व्यवस्था को ध्यान में रखकर शासकों को ध्यान में रखा जाता है। भारत में शासन व्यवस्था को ध्यान में रखकर शासकों को ध्यान में रखा जाता है, यही चीज़ है। तो शासन व्यवस्था कैसा? तो शासन व्यवस्था दो तरीके से। भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था और भारत के इतिहास में कई बार आपको विकेंद्रीकृत व्यवस्था भी देखने को मिली होगी। विकेंद्रीकृत व्यवस्था भी देखने को मिली होगी कि नहीं? विकेंद्रीकृत व्यवस्था भी देखने को मिली होगी। क्लियर? और चूंकि इतिहास की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम इतिहास की बात करें तो आप समझिएगा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। देखिए मित्र, केंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब भारत में एक मजबूत शासक से और विकेंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब भारत में कमजोर शासकों से हैं। ठीक है। अच्छा, ये पद्धति कौन है? अन्य बातें जो तीनों आधारित हैं, इसको कहा जाता है इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन। इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन। हम तुलना करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद हो जाती है। देखिए मित्र, अगर हम केंद्र की बात करें या विकेंद्रीकृत की बात करें, किसी भी बात करें, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप इस चीज़ को समझिए यहाँ पर, जिसे हम बात कर लें, अगर हम बात कर लें भारत की ही बात कर लें, जी हाँ, अगर हम भारत की ही बात कर लें तो भारत में कई ऐसे शासक आए जो भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था को बनाए रखे हुए थे, और भारत में कई ऐसे शासक आए जो भारत में विकेंद्रीकृत व्यवस्था को बनाए रखे हुए थे। ठीक है, पूरे भारत में अगर हम बात करें तो। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आपको यही चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है कि मान लेते हैं हम किसको पढ़ें, हम हर एक वंश के शासक को बिंबिसार से ले लें। हर एक वंश का शासक बिंबिसार, हर एक वंश के शासक बिंबिसार से लेकर हम चले आए कहाँ तक? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था बताइए? तो मुगल वंश का अंतिम शासक जो था, वो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर, या तो इसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, और जिसकी मौत 1862 में हो चुकी थी, और इसको अपने सत्ता से 1857 में हटा दिया जाता है। ठीक है मित्र, ये चीज़ है। तो भारत में अगर हम देखें तो हम किसको केंद्र बिंदु में ध्यान रखें? हम हमेशा पढ़ते समय इतिहास को उत्तर भारत के शासकों को ही ध्यान में रखेंगे, और उत्तर भारत में ज़्यादातर उस शासक को ध्यान में रखेंगे जो मजबूत होगा। बहुत कम ही ऐसा सिचुएशन आया है कि दक्षिण भारत का कोई शासक ऐसा था कि जो उत्तर भारत में अभियान किया हो, लेकिन उत्तर भारत के ही ज़्यादा शासक थे जो दक्षिण भारत में अभियान किए। अब ये चाहे मगध पर बैठने वाला शासक हो, ये चाहे कन्नौज पर बैठने वाला शासक हो, ये चाहे दिल्ली पर बैठने वाला शासक हो,
ये चाहे आगरा पे बैठने वाला शासक हो। तो बिंबिसार से लेकर बहादुर शाह जफर तक 14 शासकों ने इतने क्षेत्रों पे ही शासन किया हुआ था, इतने ही क्षेत्रों पर शासन किया हुआ था। अब बिंबिसार के बाद चाहे अजातशत्रु आए, अजातशत्रु के बाद उदयन आए, उदयन के बाद नागदशक आए, कालाशोक आए, महापद्मनन आए, घनानंद आए, चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिंदुसार आए, अशोक आया, चाहे उसके बाद पुष्यमित्र शुंग आया, पुष्यमित्र शुंग के बाद चाहे कनिष्क शासन आया हो या कनिष्क आया हो, कनिष्क के बाद अगर आप आगे चलेंगे चाहे गुप्तों में शासक चंद्रगुप्त प्रथम आया हो या चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त आया हो, चंद्रगुप्त द्वितीय आया हो, कुमारगुप्त आया हो, स्कंदगुप्त आया हो, हर्षवर्धन आया हो, हर्षवर्धन के बाद चाहे यहाँ इस पर प्रतिहार वंश के शासकों ने शासन किया हो, या फिर उसके पतन होने के बाद चाहे यहाँ पृथ्वीराज चौहान आए हो, या पृथ्वीराज चौहान के बाद चाहे पे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा हो या इल्तुतमिश बैठा हो, रजिया सुल्ताना बैठा हो, ऐसे ऐसे क्रमबद्ध तरीके से आप बढ़ते जाइए। क्लियर? और कहाँ तक आओगे आप? बहादुर शाह जफर तक। बात समझ गए कि नहीं? तो कहने का मतलब वही है कि केंद्र में आप किसको रखेंगे? इतिहास पढ़ते समय शासकों को हमेशा किसके रखें? केंद्र में। और यह शासन व्यवस्था भारत में दो तरीके से हुई, एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था और एक केंद्रीकृत व्यवस्था। तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था में कई ऐसे शासक आए जो केंद्र में बैठे हुए शासकों को भी चुनौती देते थे, यानी कि उनकी अधीनता स्वीकार नहीं किए हुए थे। लेकिन कई ऐसे शासक आए केंद्रीकृत व्यवस्था में जो भारत के अन्य राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया, अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाँ, ऐसे बहुत शासक हुए भारत में जिन्होंने कई शासकों को अपने नीचे रखा, दबा के रखा, उनसे कर वसूला, और कुछ ऐसे भी भारत में शासक आए जो केंद्र में बैठने वाले शासकों को टैक्स दिए ही नहीं। तो सवाल ये होता है कि भारत में जो शासन का दौर था, जैसे मैंने कहा कि ऐतिहासिक काल, मित्र ऐतिहासिक काल का मतलब यहाँ पर मेरा तात्पर्य है कि बिंबिसार यानी कि हर्यक वंश से लेकर वही मुगल वंश तक के हैं, यानी कि 300 BC से लेकर अगर आप देखेंगे आगे तक की 300 BC से लेकर 600 BC से लेकर 600 BC से लेकर देश की आज़ादी तक का हम अध्ययन ऐतिहासिक काल में देखते हैं। तो बहुत ऐसे आए, अगर आप इतिहास के पन्नों को पढ़ कर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि बहुत ऐसे शासक थे कि जो न केवल उत्तर भारत के शासकों पर अपना अधिकार जमाया हुआ था, बल्कि वो दक्षिण भारत के भी शासकों को पराजित करके वहाँ से भी शासकों से टैक्स वसूलते थे। ठीक है? तो एक चीज़ पढ़ते समय आपको ये ध्यान में रखना होगा। क्लियर? और दूसरी चीज़ ये विकेंद्रीकृत। अब हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अब हम आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। आपको देखना क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मान लेते हैं कि मगध की अगर हम बात कर लेते हैं कि मगध का शासक बिंबिसार था, बिंबिसार। तो आपको एक चीज़ तो पढ़ते समय ये याद होनी चाहिए कि बिंबिसार जिस समय मगध पर शासन कर रहा था तो अन्य महाजनपदों में कौन शासन कर रहा था? अन्य महाजन
पदों में कौन शासन कर रहा था, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब वो चाहे कमज़ोर हो चाहे मजबूत हो। केंद्र में जिस समय बिंबिसार का टाइम पीरियड था, उस समय अन्य महान जनपदों में कौन शासन कर रहा था। ठीक इसी तरीके से जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य भारत की गद्दी पर बैठा, तो उस समय प्रांतीय क्षेत्रों में कौन कौन शासक थे। केवल इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं, बल्कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कौन कौन सी गतिविधियां चल रही थी। यानी कि हमारा व्यापारिक संबंध भी क्या था, सीरिया से क्या था, ग्रीस से क्या था, रोम से कैसा व्यापार संबंध था, ईरान से कैसा था, मिस्र से कैसा था, ये भी आपको बातों को ध्यान में रखना होगा। इसी तरीके से समुद्रगुप्त का ध्यान में रखना होगा, इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का याद रखना होगा, इसी तरीके से आपको हुमायूं को ध्यान में रखना होगा। कई शासक हैं, कितने शासक को आप गिनाया जाए। हमारा काम है बस संपूर्ण इतिहास पढ़ने के लिए एक समझ कैसी होनी चाहिए, वो समझ विकसित करने के लिए आपके दिमाग में बीजारोपण करना, और सींचने का काम आपका है। अब कैसे सींचेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ, और जो छूटा रहा है वो इतिहास के पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से, और संपूर्ण इतिहास पर जब लेक्चर देंगे वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पढ़ने से पहले या पढ़ाने से पहले ये चीज़ें आपके दिमाग में डालना जरूरी था। क्लियर? तो ये मैंने क्या कहा, इस तरीके से इसको ध्यान में रखना होगा। अब हम आते हैं, दूसरा चीज़ देखते हैं, केंद्र में स्थान को रखें। अब इसका क्या मतलब, यहाँ पे मतलब हो गया कि एक समकालीन शासकों की तुलना अन्य समकालीन स्थानों पर क्या हो रहा था, वो चीज़ें ध्यान रखना कि उस समय अवंती में क्या हो रहा था, उस समय काशी में क्या हो रहा था, उस समय तहसीला में क्या हो रहा था, उस समय वज्जी में क्या हो रहा था, बिंबिसार के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनान में क्या हो रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय चीन में क्या हो रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होगा। इनके समय व्यापारिक गतिविधियां कैसी थी, इनके समय सामाजिक कैसा था, इनके समय कौन सा समकालीन शासक हुआ करता था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक मित्र, इतनी चीज़ें ध्यान में रखें। अब हम आते हैं दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में अगर हम देखें तो बात कर लेते हैं केंद्र को स्थान में रखें। अब इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि केंद्र को स्थान में रखने से यहाँ पे तात्पर्य क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब जरा ये चीज़ समझने का प्रयास करिए। मैं आपको कई ऐसे एक स्थान ले रहा हूँ, जैसे हमने कहा कि भारत में कई क्षेत्र, यहाँ पे मान लेते हैं बंगाल, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे कांची। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान, यहाँ पे देवगिरी। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण लोकेशन हैं। क्लियर? अब जरा समझते हैं। और 16 महाजनपद, प्राचीन काल में देखें तो 16 महाजनपद, धीरे धीरे विकास हुआ। अब जरा चीज समझते हैं, केंद्र को स्थान में रखने का मतलब, अगर हम आज वर्तमान में तुलना करें तो भारत के तो वैसे कई राज्य हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें, हाँ, एक चीज शासक के स्थान पर यहाँ पे ध्यान रखना मित्र, केवल शासकों तक मुझे नहीं जाना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बहादुर शाह जफर के अलावा आगे किनका प्रभुत्व बन जाता है, जो गवर्नर यानी कि वायसराय आते हैं, वायसराय। इन वायसरायों के समय भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, कौन कौन सी घटनाएं घटी, वो भी ध्यान में रखना होगा।
और फिर वायसराय गए तो भारत के राष्ट्रपति और भारत के पीएम के समय कौन कौन से हैं, और इनका सबका बिंबसार से लेकर बहादुर शाह से वायसराय से लेकर आज तक के भारत के जो केंद्र में बने हुए हैं, उन सभी के समकालीन कौन कौन सी घटनाएं घटी हुई है और उनके समकालीन कौन था, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। जब आप एक इस तरीके से नज़रिया विकसित करेंगे या इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके तथ्यों की समझ विकसित होगी। क्लियर? एक सोच के ही माध्यम से ये सारी चीज़ें विकसित की जा सकती हैं। अब हम आते हैं केंद्र में। अब देखिए, केंद्र में हम मान लेते हैं गुजरात को, ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कन्नौज को रख लेते हैं। हम मगध को ले लेते हैं। और दक्षिण भारत में भी हम कांची वाला इलाका ले लेते हैं, तमिलनाडु वाला इलाका ले लेते हैं। इसी तरीके से हम महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान को ले लेते हैं, महाराष्ट्र। राजस्थान में भी इसी तरीके से क्षेत्र हैं, बंगाल, जम्मू कश्मीर, बंगाल। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा और उसी माध्यम से आपको सबको समझ लेना है, क्योंकि समझ विकसित करने के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, वर्क करना आपका काम है। क्लियर? देखिए, हम बात कर लेते हैं गुजरात। अब हम गुजरात की तुलना सिंध घाटी सभ्यता से कर लेते हैं। सिंध घाटी सभ्यता से हम आ जाते हैं वर्तमान तक। कहने का मतलब कि सिंध घाटी सभ्यता के समय गुजरात की क्या स्थिति थी और वर्तमान में गुजरात की क्या स्थिति है, और इसके बीच में गुजरात का क्या इतिहास रहा। भारत का इतिहास आपको अच्छी तरीके से तभी समझ विकसित होगा जब भारत के अन्य क्षेत्रों की समझ भी विकसित हो जाएगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद का मतलब कि आपके इन क्षेत्रों के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? सिंध घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक भारत की स्थिति, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो आपने सिंध घाटी सभ्यता में गुजरात में, अब इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, आपने नोट कर लिया होगा। गुजरात के संदर्भ में मैं यहाँ पे चर्चा कर दे रहा हूँ, उसी तरीके से सभी जगह लागू होंगे, जिसको हम संपूर्ण लेक्चर में चर्चा करेंगे, संपूर्ण लेक्चर में ओरल के माध्यम से। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम सिंध घाटी सभ्यता 5000 वर्षों के पहले गुजरात की स्थिति देखें तो यहाँ पे एक स्थल मिलता है लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध घाटी की सभ्यता के पतन के बाद आता है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बारे में तो गुजरात में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। हाँ, वैदिक सभ्यता के बाद जब हम आते हैं महाजनपदों के उदय के रूप में, तो ये इलाका कवर कर लेता है मत्स्य। और मत्स्य आप जानते हैं ये 16 महाजनपदों में सबसे पश्चिमी महाजनपद था मत्स्य, जिसकी राजधानी विराट थी, राजस्थान में पड़ता है। अब सिंध घाटी सभ्यता का पतन हुआ, महाजनपद मत्स्य। फिर आगे चलकर हम देखते हैं मौर्यों का काल आता है, या हर्यक वंश का क्या होता है, विकास होता है। तो वहाँ पर भी धीरे धीरे इसका विकास होता चला जाता है। गुजरात वाले क्षेत्र का, इलाके का क्या होता है, विकास होता चलता है। लेकिन बिंबसार यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, नंद वंश भी यहाँ नहीं पहुँच पाता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपना यहाँ तक विकास कर लेता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा।
आगे चलकर गुजरात का क्षेत्र में कई क्षेत्र ऐसे आते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल में, अगर आप यहाँ देखेंगे प्राचीन काल में से पहले मौर्य वंश में देख लेते हैं, गुजरात में कौन आते हैं। यहाँ पर आपने नाम सुना होगा शक शासक। जी हाँ, जूनागढ़ का अभिलेख। अब ये जूनागढ़ के अभिलेख से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो अभिलेख के माध्यम से इस क्षेत्र का पता चल जाता है। अब ध्यान से सुनना, लोथन, सिंध घाटी, मत्स्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण पता चलता है। और यहीं पर जूनागढ़ के अभिलेख के माध्यम से ये पता चलता है यहाँ पे शकों ने शासन किया हुआ था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, आगे चल के हम देखते हैं स्कंदगुप्त का भी नाम आता है। और हर्षवर्धन के समय का समकालीन यहाँ पे बल्लभी जो गुजरात में रहता है, बल्लभी का भी नाम आता है। ये भी आपको याद करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के समय बल्लभी यहाँ पे था, मैत्रेय यहाँ का शासक था प्राचीन काल में, ये ध्यान रखना होगा। और फिर इसके बाद आगे चलकर प्रतिहार यहाँ पे आ जाते हैं गुजरात में। अब प्रतिहार का मतलब कि अब यहाँ पर राजपूतों का शासन आ जाता है। आगे चलकर आप देखेंगे फिर गुजरात में सोलंकी वंश आता है। और सोलंकी वंश का एक शासक, दो शासक आपने नाम सुना होगा, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भीम प्रथम, जिसके समय महमूद गजनी अटैक किया था, और भीम द्वितीय, जिसके समय किसने अटैक किया था, मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था। क्लियर। अब इसी क्रम में आप जब बढ़ते चले जाएंगे तो आगे चलकर धीरे धीरे गुजरात में भीम प्रथम के बाद आप गुजरात में आगे चलेंगे तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ का शासक कर सिंह रहता है, जो उर्सत और नुसरत खां के द्वारा यहाँ पे अटैक किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था। और मलिक काफूर को यहीं गुजरात से उठाया जाता है। मलिक काफूर जो एक हिजड़ा था, जिसको कहाँ से उठाया जाता है, इसे गुजरात से उठाया जाता है, मलिक काफूर को। अब अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद गुजरात के जो अन्य शासक आते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। यहाँ का एक शासक नाम था महमूद वेगड़ा। महमूद वेगड़ा जो था बहुत विषैला इंसान था। इसके शरीर पर अगर मक्खी भी बैठ जाती थी तो मक्खी भी मर जाती थी। वो किसके समय था, तो जब यहाँ पर दिल्ली में कौन शासन कर रहा था, लोधी वंश। यहाँ पे जिस समय बहलोल लोधी था उस समय गुजरात का शासक महमूद वेगड़ा था। अब आगे चलकर जब लोधियों का पतन होता है तो फिर किसका शासन आता है, फिर मुगलों का आता है। और मुगल में हुमायूं के समय यहाँ का जो एक शासक रहता है वो बहादुर करके एक शासक रहता है, बहादुर शाह के नाम से एक शासक यहाँ पे बनता है। बाद में हुमायूं गुजरात को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो फिर अब गुजरात किसके अधीन हो जाता है, मुगलों का भाग हो जाता है, मुगलों का भाग। और आपको पता होगा कि गुजरात में एक सूरत है जहाँ पर आकर अंग्रेज़ों ने अपनी एक फैक्ट्री यहाँ पर जमा लेती है। और बम्बई को ही अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया है। ये तो आज हम इसकी गुजरात की चर्चा कर रहे हैं बार बार। पहले ये बम्बई था, पहले पूरा मत्स्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन हम क्षेत्र के माध्यम से इंडिकेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सिंध घाटी सभ्यता से लेकर अगर आप पाषाण काल में नवपाषाण ताम्र पाषाण में चले जाएंगे तो यहाँ पर कायथा, आहाड़ जैसे संस्कृतियाँ भी मिली हुई हैं ताम्र पाषाण काल में। तो कायथा, आहाड़, लोथन, मत्स्य, शकों ने शासन किया, चंद्रगुप्त मौर्यों ने शासन किया, स्कंद ने किया, बल्लभी में किया, हर्षवर्धन के समय मैत्रेय यहाँ पे थे,
फिर प्रतिहार आए, फिर राजपूत आए, सोलंकी के भीम प्रथम, भीम द्वितीय, जिनके समय मोहम्मद गौरी, इन सब का आक्रमण हुआ, करसिंह का आक्रमण हुआ, हुमायूं के समय बहादुर था। ये किसके बारे में बता रहा हूँ? गुजरात के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये इतिहास 5000 वर्षों का इतिहास है, और इस 5000 वर्षों के इतिहास में गुजरात में ये ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं। इस इतिहास के दौर को ध्यान में रखना होगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। महमूद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर साम्राज्य का विस्तार किया था, मोहम्मद गौरी ने जिस समय अटैक किया था वो कौन था, दिलवाला का मंदिर किसने बनवाया था, हेमचंद्र सूरी किसके समय था, विक्रयराज चतुर कहाँ का शासक था। ये तमाम प्रकार के प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर? और आगे चलकर अगर आप देखेंगे जब मुगल वंश का पतन होता है तो इसी गुजरात में आगे चलकर बड़ोदरा जहाँ मराठों का क्या हो जाता है, मराठा यहाँ पर आ जाते हैं। फिर आगे चलकर अंग्रेज पूरे भारत को कैप्चर कर लेते हैं, और जब पूरे भारत को अंग्रेज कैप्चर कर लेते हैं मित्र, तो फिर आगे चलकर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद कराते हैं। और गुजरात पर एक चर्चा और आती है, वो किसका नाम जुड़ा है? गांधी जी का। और गांधी जी का सबसे बड़ा यहाँ का जो संबंध जुड़ा है वो दांडी यात्रा से जुड़ा हुआ है, अब्दुल गफ्फार से जुड़ा हुआ है, सीमांत गांधी से जुड़ा हुआ है। इसकी चर्चा भी गुजरात से आती है। तो इस तरीके से भारत के इतिहास के पन्नों में अध्ययन करते समय हमको स्थान को भी केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर चलना है कि आज का जो वर्तमान में जो क्षेत्र है इसका अतीत क्या है। ये आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। मगध का क्या अपना इतिहास है, कन्नौज का अपना क्या इतिहास है, और कन्नौज का इतिहास का चर्चा कब से प्रारंभ होता है? प्राचीन काल से, वो भी किसके समय से? हर्षवर्धन के ही काल से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि कन्नौज में पहले नहीं थे। कन्नौज के क्षेत्र में पहले महाजनपदों में पंचाल, काम्पिल्य, ये पूरा कन्नौज का ही इलाका था, ये भी उधर आते थे। लेकिन चर्चित सबसे ज़्यादा कब होता है? हर्षवर्धन के शासनकाल से। और तब से लेकर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के आते आते तक ये केंद्र बिंदु में बना रहा। और फिर जैसे ही मोहम्मद गौरी अटैक करता है तो दिल्ली केंद्र बिंदु में बन जाता है, और दिल्ली मुगलों के समय तक केंद्र बिंदु में बना रहता है। फिर उसके बाद आगरा केंद्र बिंदु में बन जाता है, और इनका एक अपना लंबा इतिहास है। इन लंबे इतिहास के शासन में जो गौड़ क्षेत्र हैं उनका भी महत्व है भारतीय के इतिहास के पन्नों में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतिहास संबंधी डाटा को याद करने के लिए आपके पास एक अच्छी सोच होनी चाहिए, और केवल सोच ही नहीं होनी चाहिए बल्कि उस पर वर्क भी होना चाहिए, और उस वर्क के करने के बाद उसको अपने अंदर समाहित भी करना होगा। आपने नोट्स कितने बनाए हैं ये मायने नहीं रखता है, आपने किताबें की लाइनें कितनी भी पढ़ ली हैं ये भी मायने नहीं रखता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में कितनी चीज़ें ये भी मायने नहीं रखता है, आपकी कितनी चीज़ें याद भी हैं वो भी मायने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि आप याद की हुई चीज़ों को आपके पास कितनी ज़्यादा समझ है, और उस समझ का आपके व्यवहार पर कितना असर पड़ा हुआ है ये मायने रखता है। क्लियर मित्र? तो ये मैंने क्या कहा, केंद्र में स्थान को रखकर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हर चीज़ पे लागू होता है, और इसी सोच के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे संपूर्ण इतिहास से प्रश्न पूछेंगे, और इसी आधार पर ही
हम मौखिक रूप से संपूर्ण इतिहास पर लेक्चर भी देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप देखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 2 वीडियो देखने से पहले आपको ये सारी समझ होना जरूरी है। इसके पहले का भी वीडियो आप देखिएगा, पढ़िएगा, और उसको मैंने डिटेल से अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, ड्रीम ऑफ भारत पर। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं, आप उन बिंदुओं को भी ध्यान में रखिए जब भारत में विदेशी आक्रमण हुए हैं। अब भारत में विदेशी आक्रमण, जी हाँ, भारत में अगर हम विदेशी आक्रमण की बात कर लें, तीसरे पॉइंट में अगर हम बात कर लें मित्र, तो तीसरे बिंदु पर भी कई अटैक हुए हैं। अब वो तीसरे बिंदु पर कौन कौन से अटैक हुए हैं, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोई विदेशी कब आक्रमण करता है, जब आपके देश की सत्ता उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, और मजबूत उस समय तब नहीं होती जब वहाँ का शासक अयोग्य हो, और तब भी मजबूत नहीं होती है जब वहाँ पर राष्ट्रीय चेतना की भावना न हो। तो जहाँ पर राष्ट्रीय चेतना की भावना न हो, जहाँ का शासक योग्य न हो, वहाँ की शासन व्यवस्था कमज़ोर होती है, और ऐसे स्थिति का फायदा विदेशियों ने उठाया। तो जब जब विदेशी आक्रमण हुए तो ये सारे सिचुएशन थे। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये सारे सिचुएशन कब थे, जब विदेशी आक्रमण हुए। तो विदेशी आक्रमण कब हुए, जब ये सिचुएशन थे। तो हम विदेशी आक्रमण पर चर्चा करेंगे, सिचुएशन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि उस समय कैसा दौर था। विदेशी आक्रमण में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, आर्यों के आक्रमण के संदर्भ में तो बहुत विशेष चर्चा नहीं, और ना तो ये कहा जाता है कि पहला आक्रमण आर्यों का हुआ था, इसका कोई प्रूफ ठोस नहीं मिलता है। लेकिन बोगास को ये अभिलेख से ये पता चलता है कि आर्य जो थे वह मध्य एशिया से आए हुए थे, लेकिन वो युद्ध किए थे भारत में, ऐसा भी कहीं जिक्र नहीं मिलता है। और ये भी जिक्र नहीं मिलता है कि आर्य जो थे वह भारत के नहीं हैं या बाहर के हैं। इस पर इतिहास में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर मिलता है इसके बाद कि भारत में पहला आक्रमण ईरानी का हुआ। ईरानी के बाद यहाँ पे आक्रमण यूनानी का हुआ। यूनानी के बाद यहाँ पर अगला आक्रमण अगर देखेंगे मित्र, तो मौर्योत्तर वंश में कई आक्रमण हुए। इसमें अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे दारा दिर्ती, यहाँ पर सिकंदर, यहाँ पर हिंदेवन, यहाँ पे शक, रुद्रदामन का नाम तो सुना ही होगा, पहलवों और कुषाण, इनका अटैक हुआ था। जी हाँ, इनका अटैक हुआ था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि इनका अटैक हुआ था। क्लियर? देखिए मित्र, सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था तो भारत में भी सिचुएशन उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, और ईरानी का भी यहाँ पे आक्रमण हुआ था। और ये देखिए, थोड़ा सा फैन चल रहा था तो मुझे लग रहा है कि डिस्टर्ब तो आपको हुआ होगा, क्योंकि इसको भूल गए थे बंद करना। फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान से सुने होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके बाद जो अगला अटैक होता है उस चीज़ पर आप देखना, ध्यान देना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अटैक किसका किसका हुआ, मौर्योत्तर के साथ साथ आगे भी कई अटैक होते हैं। जैसे एक अटैक आप देखेंगे आगे चलकर गुप्तों के समय, एक अटैक बहुत भयानक होता है, हूणों का आक्रमण। हूणों के बाद अगर देखेंगे तो हूणों के बाद
अगला जो नेक्स्ट अटैक होता है हुडों के बाद, जिसका अरबों का आक्रमण होता है। हालांकि अरबों के समय तो भारत की मजबूत स्थिति होती है, लेकिन इनके समय स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। लाइट कट गई है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई आपको, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। अरबों का यहाँ पर आक्रमण हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। अरबों के बाद तुर्कों का यहाँ पर आक्रमण होता है, और तुर्कों में दो, एक महमूद गजनवी और एक महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी का, ये भी आक्रमण होता है। अब भारत में सिचुएशन देखेंगे तो एक बार सिचुएशन बना था, लेकिन भारत का सौभाग्य था कि नहीं हुआ, वो था मंगोल का। मंगोल भी किए लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए। हाँ, यहाँ पर तैमूर लंग ने जरूर आक्रमण किया था। तैमूर लंग इसने लूटा था। इस तरीके से अगर देखें, तैमूर लंग के बाद यहाँ पर बाबर ने भी अटैक किया। बाबर के बाद देखते हैं तो अफगानियों ने, नादिर शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया। और फिर आगे चलकर तो आप देखे ही होंगे कि एक के बाद एक यूरोपीय शक्तियों ने यहाँ पे आया और भारत पर लूटा ही एक तरीके से। भले अंग्रेज भले ही गुलाम बनाए, लेकिन उसके पहले पुर्तगालियों ने भी लूटा व्यापारिक तरीके से दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी, उत्तर भारत में थी। लेकिन बेवकूफ़ बना के तो लूटते ही रहे, क्योंकि आपस में दक्षिण भारत के शासकों की पड़ती नहीं थी। ये बात अलग है कि अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर भारत को खूब लूटा। कारण एक ही कारण था कि भारत में वही जो मैंने बताया, अयोग्य शासक और राष्ट्रीय चेतना का क्या था, अभाव था। तो जब जब इन सारे विदेशियों का भारत में अटैक हुआ और अटैक करके ये भारत को गुलाम बनाए, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण राष्ट्रीय चेतना का न हो पाना या भारत में अयोग्य शासकों का होना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है मित्र, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तीनों स्थितियों के बारे में इतिहास को पढ़ते समय शासकों को केंद्र में रखें और केंद्र में स्थान को रखें, और उन बिंदुओं को भी ध्यान में रखिए जब जब भारत में विदेशी आक्रमण हुआ था, और उन बिंदुओं को भी ध्यान में रखिए कि ऐसे कौन से शासक थे मजबूत जिस समय विदेशी अटैक नहीं हुए, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। यही कारण है कि भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, सामाजिक संस्कृतियां पाई जाती हैं, कई प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई इसमें कमियां हो तो कमेंट के माध्यम से सुझाव देने का प्रयास करिएगा। ठीक है मित्र, नेक्स्ट टाइम संपूर्ण इतिहास से हम प्रश्न लेकर आएंगे और उन प्रश्नों को वन लाइनियर के माध्यम से आपके समक्ष रखा जाएगा और आप अपना कॉन्फिडेंस चेक करिएगा कि इन प्रश्नों में मेरी कितनी पकड़ है, कितना याद है। इस चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा। जल्द ही हम संपूर्ण इतिहास से प्रश्नों को लेकर आएंगे और उन प्रश्नों के पूछने के बाद जो नेक्स्ट इसके बाद वीडियो होगा वो ये होगा संपूर्ण इतिहास पर मौखिक लेक्चर। तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।